दोगला होता है फोटोन, फोटोन दोगला होता है, यानी इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा ही है। जब चलता है ना तो हालात अलग होते हैं, वेव की तरह, ऐसे ऐसे वेव की तरह। और जब टकराता है ना डिशुम डिशुम, तो उसका बिहेवियर अलग होता है। हालात अलग हैं तो बिहेवियर अलग है। आपका भी तो ऐसा ही है। आप जब मस्ती में चलते हो, फ्रेंड सर्कल में चलते हो, तो पूरे कैरी मिनाटी की तरह बात करते हो ना। और जब प्रिंसिपल सामने होता है, ये वाला बटन भी ऐसे और ये वाला भी अगर बंद हो सकता है तो इसको बंद कर देना, बिल्कुल हाईली सिंसियर, जैसे आपसे अच्छा कोई बच्चा ही नहीं है, इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जब माहौल बदलता है ना तो इलेक्ट्रॉन का काम भी बदल जाता है। चलता है वेव की तरह, टकराता है पार्टिकल की तरह। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर काटता है, वैसे ही उसकी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे और अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स का खूब सारा ख्याल तो रख ही रहे होंगे। इसके साथ साथ जोरदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ये हमारा जो सिलसिला है जिसके अंदर हम लोग चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जान रहे हैं, जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाले जो सीरीज है, इस सीरीज में हम लोग हमारे इस सफर में एटॉमिक स्ट्रक्चर तक पहुंच चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के इम्पोर्टेंट थ्योरी पार्ट को कवर करने वाले हैं और इसके साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की एंड साथ में क्वेश्चंस की। चैप्टर का जो पूरा क्रिस्प है ना, ये आपको मिलेगा। जी हाँ, जो मसाला है वो आपको मिलेगा। मसाला टेक्निक्स आप लोग जान रहे होंगे, मसाला कॉन्सेप्ट आप लोग जान रहे होंगे और तड़का हम लोग लगाई देंगे साथ में। अरे वाह, जबरदस्त चैप्टर का स्वाद आपको मिल रहा होगा। इसके लिए जल्दी से कुर्सी की पेटी बांध लें और हेडिंग लगा लें एटॉमिक स्ट्रक्चर, नोट्स बनाएं। हाँ, खाली हाथ बैठे हैं, खाली हाथ आए हैं तो खाली हाथ ही चले जाएंगे, ठीक है। इतिहास नहीं रच पाएंगे। इतिहास रचना है तो इसके लिए नोटबुक और पेन लेकर बैठे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानें। देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान रहे होंगे और इसी बीच हमारे पास है ये सुंदर सी प्यारी सी टेबल जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर में किन पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला गया है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करनी है। इनसे रिलेटेड जो भी बातें हम लोगों को याद करनी है वो काम हम लोग यहीं पर ही कर लेंगे। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की कर रहे होंगे बात। पहले करेंगे मास की बात। किसकी बात कर रहे हैं? मास की बात। इलेक्ट्रॉन का जो मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम है। हाँ, इतना है। अरे देख लो कितना है, इतना है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31। प्रोटॉन का मास 1.673 इंटू 10⁻⁻27। यूनिट ना भूलें, यूनिट किलोग्राम है। जी हाँ, ये तमाम बातें किलोग्राम यूनिट के साथ चल रही हैं। न्यूट्रॉन का मास वैसे तो प्रोटॉन के मास के काफी आसपास है, लेकिन फिर भी हल्का सा, मामूली सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है? या 1.673 है, यहाँ 1.675 है इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। याद हो गया? वेरी गुड। अब सुनिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम यूनिट में, जी ऐसा यूनिट कूलम है, कूलम यूनिट में चार्ज की हम लोग बात करें तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन की चार्ज की बात करें +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन तो लुल है, इसका चार्ज क्या है? इसका चार्ज 0 है। क्लियर हुई बात? जो -1 +1 ये वाले चार्ज होते हैं, ये रिलेटिव चार्ज है, कंफ्यूजियाना नहीं है। ये रिलेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन का +1, और ये तो लुल है। इसका वैसे भी एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें 0 चार्ज है और रिलेटिव टर्म्स में बात करें तो भी 0 चार्ज रहेगा, ठीक है। ESU यूनिट
फिजिक्स में आप लोग देख रहे होंगे, केमिस्ट्री में इसका एज सच न्यूमेरिकल्स के अंदर कोई रोल नहीं है। मतलब ESU यूनिट में चार्ज आप अगर याद करते भी हैं तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। बिना फायदे का काम हम लोग बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। इन सेशंस को हम लोग बिल्कुल प्रोडक्टिव धमाकेदार बनाने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग फालतू बातों को स्किप कर रहे होंगे। तो मसाला ना मसाला उसको जान रहे होंगे। तो आइए फिर यहां देखिए, स्पेसिफिक चार्ज की बात करें। स्पेसिफिक चार्ज बोले तो चार्ज बाय मास, चार्ज बाय मास। इलेक्ट्रॉन के केस में चार्ज बाय मास जो है कूलम्ब पर ग्राम यूनिट के साथ इतना है, कूलम्ब पर ग्राम यूनिट के साथ इतना है, कर लो याद। और प्रोटॉन के लिए ये वैल्यू इतनी हो जाए, इसको स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। और न्यूट्रॉन, अरे भैया चार्ज 0 है तो चार्ज बाय मास कहानी उड़ गई। हाँ चार्ज 0 है, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, अरे भैया हो गया खलास। डेंसिटी को लर्न करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कुछ बातें हैं जो आप लोगों को डेफिनेटली पता होनी चाहिए। एक बात तो ये है, जो इलेक्ट्रॉन है इसकी डिस्कवरी होती है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। कहां से? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, याद रखेंगे। जो प्रोटॉन है इसकी डिस्कवरी हुई है एनोड रे एक्सपेरिमेंट से, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डिटेल आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, या आप लोगों ने जान लिया होगा 11th क्लास में जब आपके पास टाइम था। अभी तो अपने को जल्दी से रिवाइज करना है, टाइम की कमी है, कीमत तो बहुत ज्यादा है, और YouTube पर कंट्रोवर्सी का माहौल गर्म है, तो इसलिए उसमें बिल्कुल ना पढ़ें, बिल्कुल ना पढ़ें। देखिए न्यूट्रॉन की करें बात, न्यूट्रॉन की हम लोग बात कर रहे होंगे, तो ये चैडविक एक्सपेरिमेंट से होता है ये काम, चैडविक एक्सपेरिमेंट से ये काम होता है। चलिए आगे बात करेंगे। तो चार्ज है ना, चार्ज, इसके बारे में किसने बताया? चार्ज के बारे में सबसे पहले किसने बताया? चार्ज के बारे में बताया मिलिकन ने, ठीक है। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और यहां से चार्ज के बारे में पता चल पाया, ठीक है। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो स्पेसिफिक चार्ज है E बाय एम और स्पेसिफिक चार्ज है, जिसके बारे में हमने बात की, स्पेसिफिक चार्ज के बारे में कहां से पता चल पाया? जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट से। कहां से? जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट से। इसके बारे में हम जान पाए जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट से, जी हाँ, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट से। इसके अलावा जो चार्ज बाय मास है ना, ये चार्ज बाय मास है, ये चार्ज बाय मास और स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए, ठीक है, अगर कंसिडर किया जाए तो इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज बाय मास और प्रोटॉन के लिए चार्ज बाय मास जो भी हमारे पास है, किसका वेरी कर रहा होगा? मतलब गैस के नेचर पर किस केस में डिपेंड कर रहा हो? प्रोटॉन के लिए, जी हाँ। गैस चेंज करोगे प्रोटॉन का नंबर चेंज हो जाएगा, प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। प्रोटॉन के लिए जो चार्ज बाय मास, जो स्पेसिफिक चार्ज और E बाय एम रेशियो है, इट डिपेंड्स ऑन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेचर ऑफ गैस। यहां गैस के नेचर पर डिपेंड कर रहा होगा, नेचर ऑफ गैस। और ये देखिए, इसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज बाय मास, इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में किसने बात की? न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया? रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया? रदरफोर्ड ने, ठीक है ना। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप जानते होंगे, बस इतना जान लो, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो पाई, ठीक है। चलें फिर आगे। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मुझे लगता है आपको जाननी चाहिए। आइसोटोप्स जिनका मास नंबर अलग हो, केमिकल एलिमेंट के ऐसे वेरिएंट्स जिनका मास नंबर क्या हो, जिनका मास नंबर अलग हो, ठीक है ना।
उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं। एग्जाम्पल देखना चाहेंगे? एग्जाम्पल, मास नंबर अलग हो हाइड्रोजन के H11, H21, H31, O68, O78, O88। क्लोरीन के क्लोरीन 3517, क्लोरीन 3717। ठीक है, सुने होंगे ये आपने। ठीक है, इसके अलावा आइसोबार। आइसोबार किनको बोलेंगे? जिनका मास नंबर सेम मिल रहा हो। यहां देखना, आइसोटोप क्या थे? केमिकल एलिमेंट के ऐसे वेरिएंट्स जिनका मास नंबर अलग हो, एटॉमिक नंबर सेम हो। ये देखना, एटॉमिक नंबर सेम था, 1 1 1, 8 8 8, 17 17। अभी आइसोबार क्या है? आइसोबार ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं जिनका मास नंबर सेम हो। हाँ, जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, 40 40 40। जी हाँ, मास नंबर सेम हो। ठीक है, तो इनको क्या बोल देंगे? आइसोबार्स बोल देंगे। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स फील आ रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स आइसोटोन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात की जाएगी A माइनस जेड से। A माइनस जेड से, A माइनस जेड सेम होना चाहिए। A माइनस जेड सेम होना चाहिए। और A माइनस जेड सेम है कि नहीं, इसके लिए क्या करना होगा? जो खोपड़िया में जो नंबर लिखा हुआ है ना, जो ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर में से ये नीचे वाला नंबर Z, हाँ ऊपर जो नंबर है A, इसमें से जो नीचे जो पैरों में लिखा हुआ ये वाला नंबर माइनस कर देंगे। अगर ये सेम मिल रहा हो, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। सिलिकॉन 30 14, फॉस्फोरस 31 15, सल्फर 32 16। इन सभी में A माइनस जेड फाइंड करेंगे तो 16 आएगा। कितना आएगा? 16 आएगा। यस, ये मैच हो गया। ऐसे ही पोटेशियम कैल्शियम के केस में, ऐसे ही हाइड्रोजन हीलियम के केस में, हाइड्रोजन का ये वाला आइसोटोप लिया गया है। हाँ, हीलियम 42 है। ठीक है ना, H31 है और हीलियम 42 है। A माइनस जेड 2 आएगा। मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहां से मिल पाएंगे? एक बार फिर से बता दूं, A माइनस जेड से। और आइसोटोन होने के लिए ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है और नीचे जो नंबर लिखा हुआ है, इनका डिफरेंस मैच होना चाहिए। जी हाँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। चलिए, इसके बाद आगे चलते आगे बात कर रहे होंगे आइसोडाइफर्स की। और आइसोडाइफर्स को चेक करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को करने वाले माइनस। हाँ, ये वाला डिफरेंस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? A माइनस जेड, और प्रोटॉन जेड है। डिफरेंस लेना तो कितना हो जाएगा? ये A माइनस 2Z हो जाएगा। कितना हो जाएगा? A माइनस 2Z। तो ऐसे केस में अपने को A माइनस 2Z करना चेक। अगर आपको कंफ्यूजन है ना, तो आपको बता दूं, ये वाला नंबर A है यहां लिखा हुआ, और ये वाला नंबर Z है। तो आइसोडाइफर्स के लिए क्या करना है? A माइनस 2Z चेक करना है। ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A माइनस जेड है और नंबर ऑफ प्रोटॉन Z है। न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन क्या? तो A माइनस जेड माइनस जेड क्या हो गया? A माइनस 2Z। तो ये बेसिकली मास नंबर होता है। हाँ, और ये क्या है? ये एटॉमिक नंबर है। ये एटॉमिक नंबर है। इसके बारे में कुछ बातें और जान लें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Z के इक्वल है। न्यूट्रल एटम का केस है, Z के इक्वल होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन Z के इक्वल है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A माइनस जेड के इक्वल है। चले आगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऐसे स्पीसीज को आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो। जी हाँ, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। और आइसोस्टर्स होने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम होने ही चाहिए, साथ में नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होने चाहिए। जैसे N2 और CO, 2 एटम है, यहाँ भी 2 एटम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैच करवा लें, मैच हो जाएंगे, और नंबर ऑफ एटम्स भी मैच कर रहे होंगे। यहाँ देखो CO2 N2, 1 + 2 3, 2 + 1 3। हाँ, नंबर ऑफ एटम्स भी मैच हो रहे हैं, और इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखोगे वो भी मैच हो जाएंगे। यानी आइसोस्टर्स बोलते हैं उन सारे स्पीसीज को जिनके इलेक्ट्रॉन मैच कर जाएं, जिनके नंबर ऑफ एटम्स मैच कर जाएं। यहां से तो हम कंक्लूड कर पाएंगे, ऑल आइसोस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जी हाँ, ऑल आइसोस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, बट इट इज नॉट नेसेसरी क्या कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक को आइसोस्टर होने के लिए
नंबर ऑफ एटम्स को भी, हाँ एक और कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना होगा, नंबर ऑफ एटम्स को भी हाँ सेम रखना होगा। बात क्लियर है? तो यानी आइसोस्टर्स में ये वाले दो कंडीशन फुलफिल होने चाहिए और यहाँ एक ही कंडीशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली, और ये कॉमन है। तो सारे आइसोस्टर्स क्या हो जाएंगे? आइसोइलेक्ट्रॉनिक। सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर्स हों ये बात जरूरी नहीं है, क्योंकि इस दूसरी वाली कंडीशन का क्या हुआ, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो, इसकी क्या गारंटी है? हाँ आइसोइलेक्ट्रॉनिक के केस में अगर सेकंड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, नंबर ऑफ एटम्स भी मैच कर गए, देन डेफिनेटली वो वाले आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर्स कहलाएंगे। तो हम बोल सकते हैं सारे आइसोस्टर्स आइसोइलेक्ट्रॉनिक होंगे, क्योंकि यहाँ दो कंडीशन है, वहां एक है, और वो डेफिनेटली सेटिस्फाई कर रही होगी। इन दोनों में से कॉमन कंडीशन है। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर्स होंगे जरूरी नहीं है, क्या पता नंबर ऑफ एटम्स मैच ना करें। अल्लाह, ऐसी बात है क्या? जी हाँ ऐसी बात ही है, ध्यान रखना आप लोग। बोर्स मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्स मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्स मॉडल। ठीक है, क्या है बोर्स मॉडल? बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ये क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या है? क्या है क्वांटम थ्योरी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है ये? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जल्दी से बताइए। प्लैंक भैया ने क्या बताया था? किस चीज के बारे में प्लैंक्स भैया ने बात की थी? देखिए प्लैंक्स भैया प्लैंक्स भैया बिल्कुल गहरी सोच के इंसान थे। उन्होंने कहा कि दोगला होता है फोटोन, फोटोन दोगला होता है। ये देखो, ये लाइट वेव है ना, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, और इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और हर एनर्जी पैकेट और फोटोन की जो एनर्जी है, हर एनर्जी पैकेट की एनर्जी और फोटोन की जो एनर्जी है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, और E इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। और जो फ्रीक्वेंसी है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये बात आपने फिजिक्स में भी देखी होगी, सुनी होगी, ये वाला काम आपने किया भी होगा। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये वन फोटोन के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है? वन फोटोन के लिए। फॉर एन फोटोन, फॉर एन फोटोन, फॉर एन फोटोन, एन से मल्टीप्लाई करना होगा। टोटल एनर्जी जो है एन एच न्यू और एन एच सी बाय लेमडा। हाँ, टोटल एनर्जी ये है। और इसमें जो एच है, इसमें जो एच है, ये एच है भैया 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। हाँ, एच ये है। और अगर आप कोई शॉर्टकट अप्लाई करना चाहें इस केस में, हाँ शॉर्टकट बताना भी मेरा काम है, जल्दी क्वेश्चन सोल्व करना है। शॉर्टकट अप्लाई करना चाहें तो शॉर्टकट ये वाला अप्लाई कर लें। कौन से वाला? E इज इक्वल टू 12400 बाय लेमडा। और ये जो एनर्जी आएगी ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, और ये जो लेमडा पुट करना है ना, ये एंगस्ट्रॉम यूनिट में पुट करना है। ठीक है ना, ये वाला शॉर्टकट अप्लाई करना है तो जल्दी से एनर्जी फाइंड करनी है। फाइंड कर लें, ये एक फोटोन के कोरस्पोंडिंग। किसके कोरस्पोंडिंग? एक फोटोन के कोरस्पोंडिंग। ये जो फोटोन है ना, ये दोगला कैसे है? फोटोन का दोगलापन जो है, ठीक है ना, दोगलापन जो है कैसा है? जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल होता है, उसका एक डेकोरम है, ठीक है ना, उसका एक स्टैंडर्ड है, और उसके सामने जो बिहेवियर होता है ना बच्चों का या स्टाफ का, कुछ अलग होता है, और पीछे से जो बिहेवियर होता है वो अलग मिलता है। यानी इलेक्ट्रॉन भी कुछ ऐसा ही है, जब चलता है ना तो हालात अलग होते हैं, तो वेव की तरह, ऐसे ऐसे वेव की तरह है। और जब टकराता है ना डिशुम डिशुम, तो उसका बिहेवियर अलग होता है। हालात अलग हैं तो बिहेवियर अलग है। आपका भी तो ऐसा ही है। आप जब मस्ती में चलते हो, फ्रेंड सर्कल में चलते हो, तो पूरे कैरी मिनाटी की तरह बात करते हो आप लोग, है ना। और जब प्रिंसिपल सामने होता है, बिल्कुल ये वाला बटन भी ऐसे
और ये वाला भी अगर बंद हो सकता है तो इसको भी बंद कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल हाईली सिंसियर, जैसे आपसे अच्छा कोई बच्चा ही नहीं है, इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है ना, ऐसा ही है ना। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन है। जब माहौल बदलता है ना तो इलेक्ट्रॉन का काम भी बदल जाता है, चलता है वेव की तरह, टकराता है पार्टिकल की तरह। तो हुआ कि नहीं हुआ, दोगलापन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। इलेक्ट्रॉन दोगला है, आप भी दोगले हैं, ठीक है ना। दोगलापन गलत नहीं है, ठीक है। एक असनीर ग्रोवर की एक किताब भी आई दोगलापन, टाइम मिले कभी जेई नीट के बाद तो पढ़ लीजिएगा, अच्छी बुक है, ठीक है। चले आगे, चलिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात कर ली। ऐसी एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पार्टिकल्स नेचर के बारे में करता है बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? जब फोटोन मेटल सरफेस पर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट करता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, हाँ पार्टिकल जैसा बिहेवियर रहेगा। जब फोटोन टकराता है, ध्यान से सुनना, ये मेटल के इलेक्ट्रॉन खूब सारे होंगे, मैंने एक को ही कंसिडर किया है, इसके साथ टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, टक से बाहर आएगा इलेक्ट्रॉन। यानी दी गई एनर्जी दो काम में यूटिलाइज हुई है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो बंधन था ना न्यूक्लियस के साथ, जो दिल का दिल से रिश्ता था, एक तो उसको ब्रेक करने में काम आई है एच न्यू नोट, है ना। ये क्या वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से आजाद करने के लिए जो वर्क डन करना होगा, हाँ न्यूक्लियस के अगेंस्ट काम करना होगा, दैट इज एच न्यू नोट प्लस हाफ एम बी स्क्वेयर। हाँ अगर एनर्जी ज्यादा हुई तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी भैया, वर्क तो होगा ही, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इस बंधन से तो मुक्त करना ही है। इसके अलावा रिमेनिंग एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वेयर, हाफ एम बी स्क्वेयर, हाफ एम बी स्क्वेयर, ठीक है ना। ये देख लो, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में कि इंटेंसिटी बदलने पर बताइए काइनेटिक एनर्जी पर कोई प्रभाव पड़ेगा? इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी पर नो इफेक्ट। इस फॉर्मूला में इंटेंसिटी है ही नहीं जिसमें काइनेटिक एनर्जी, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। क्लियर होगी ये बात? इसके अलावा स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्वेश्चन आता है। इस काइनेटिक एनर्जी को अगर इसके अगेंस्ट पोटेंशियल अप्लाई करते हुए, इलेक्ट्रॉन को जिस डायरेक्शन में जा रहा है उससे अगेंस्ट अगर इलेक्ट्रॉन को फोर्स अप्लाई करते हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हुए रोकने की कोशिश की जाए और रोक दिया जाए, ऐसा पोटेंशियल जहां इलेक्ट्रॉन रुक जाए, मिनिमम पोटेंशियल, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन से इस काइनेटिक एनर्जी को जिस पोटेंशियल ने जीरो बना दिया उसके कोरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी ई वी नोट, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी को इससे भी रिप्लेस किया जा सकता है। वी नोट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। और ये क्या है? ये वर्क फंक्शन है, ये वर्क फंक्शन है। और वर्क फंक्शन में ये जो न्यू नोट आपने लिखा है ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चले आगे, अगर ये वाली कहानी क्लियर है, हाँ ये भी पार्टिकल नेचर देखना, ये टकराया और मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, हाँ मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, तो ये वाला जो नेचर होगा ये कौन सा नेचर होगा? ये वाला नेचर पार्टिकल नेचर होगा। क्लियर हुई बात? अब बात करते हैं यार बोर मॉडल की, ठीक है ना। बोर मॉडल की जो कि बेस्ड है क्वांटम थ्योरी पर। क्वेश्चन आ सकता है बोर मॉडल इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी, बोर मॉडल क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें बोर मॉडल के इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स की, तो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर, चक्कर काटता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे हम गर्लफ्रेंड का पीछा करते हैं
उसके घर के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, और वहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में प्यार वाली फोर्स है ना, उसको क्या नाम दे, या आप बताना कमेंट सेक्शन में उसको क्या नाम दे, ठीक है। यहां वो फोर्स कौन सी, अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में यहां जो फोर्स है ना, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सी फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। वैसे लव सब के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए भाई, कहीं वीडियो का एक छोटा सा पोर्शन काट के आप बोल दें कि देखो ये मास्टर ने क्या बताया, बच्चों को बिगाड़, अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस 21वीं सदी के जो बच्चे हैं ना, कि सब जानते हैं, तो उनसे क्या ही छिपा ले हम लोग, सब आप लोग जानते हैं, प्रैक्टिकल हैं बिल्कुल। तो ये आपका आखिरी वक्त है, अगर आप जेईई और नीट का एग्जाम देने वाले हैं ना, तो ये सब काम जो है ना, लब सब के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। और ब्रेकअप तो सबका होना है ना ये आप लोग जानते ही हैं। तो किस चक्कर में पड़े, ठीक है ना, क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं आपकी टक्कर में, तो यार काम करें मस्ती के साथ, है ना तो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है न्यूक्लियस के चारों तरफ क्लोज्ड सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए। किसको फॉलो करते हुए, क्लोज्ड सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए। ये न्यूक्लियस है और ये देखो ये इलेक्ट्रॉन इन क्लोज्ड सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा होगा, ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, दिस इज रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है। और इनके बीच की जो फोर्स है ना, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe, हाँ ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। क्लियर हुई बात। और ये कंडीशन होती है सर्कुलर मोशन की, आप लोगों ने सुना होगा। Fe जो ड्राइविंग फोर्स है, जो इसको सर्कल में घुमाती है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये जरूर mv²/r के इक्वल होगी। हाँ, तभी कोई पार्टिकल सर्कल में घूम सकता है, ठीक है ना, mv²/r के इक्वल, बिल्कुल ये वाली बात भी याद कर ले। आगे देखिए, इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात बोलती है, हाँ ये वाली कंडीशन तो होती है सर्कुलर मोशन करने के लिए, इसके अलावा एक और चीज डिराइव कर दी, क्या, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिटल्स में घूम सकता है। क्या बोर बड़े खतरनाक थे, इंटेलिजेंट आदमी थे, डेरिवेशन नहीं थी उनके पास, लेकिन फिर भी बता दिया, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम m/v/r इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, h/2π। उन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, उन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम सकता है जिनकी कोरस्पॉन्डिंग mvr एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2π का, ठीक है ना। ये कैसे आया, कहां से आया, ये आपको बताएंगे बाद में। ये डी ब्रोए या फिर उनको डी ब्रोगली भी आप बोल सकते हैं, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन डी ब्रोए है, बट आप उनको डी ब्रोगली बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये उनका कॉन्सेप्ट था, ये बाद में पता चला, लेकिन बोर इतने इंटेलिजेंट थे, फिजिक्स और मैथ्स की इतनी बिंदास उनको नॉलेज थी, केमिस्ट्री की तो थी ही, ठीक है ना, कि उन्होंने पहले ही देख लिया था ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के घर के चक्कर काटता वैसे ही, तो इसकी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ठीक है ना। ये वाली बात तो चलो ठीक है, एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, कोई भी बता देगा, लेकिन ये बताना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। जय हो बोर की, क्योंकि ये बात बताने के लिए इलेक्ट्रॉन का वेव बिहेवियर, दोगला बिहेवियर कंसिडर करना होगा, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी खुद ही सेट कर दी थी, हाँ ऐसा कुछ होगा। वो बात अलग है, कुछ सालों के बाद ये वाली बात डी ब्रोगली और डी ब्रोय ने बताई। हाँ, सच से पर्दा तो उठना ही है ना, वक्त लग सकता है, साइंस के अंदर चीजें लॉजिकल होती हैं, टाइम लग सकता है, लेकिन जो सत्य है वो है, उसको कोई झुठला नहीं सकता है, ठुकरा नहीं सकता है। आगे देखिए, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी एनर्जी के मामले में बोला गया, इनकी एनर्जी फिक्स है, दैट इज व्हाई दीज ऑर्बिट्स, दीज सर्कुलर पाथ्स आर आल्सो नेम्ड एज शेल्स और स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है, कब तक रहेगा, वेर इट डज नॉट लूज एनर्जी, जब तक ये एनर्जी लूज नहीं करेगा तब तक यहां बना रहेगा, तब तक यहां बना रहेगा। एनर्जी गेन और लूज की, यहां एनर्जी में कुछ भी फेर बदलाव आया तो भैया इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जा सकता है।
हर स्टेशनरी स्टेट की एक डेफिनेट एनर्जी होती है और एनर्जी का ऑर्डर ये है, एनर्जी का ऑर्डर ये है। एनर्जी गेन करने से ये आगे जाएगा क्योंकि हायर ऑर्बिट्स की एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है, यहां जाएगा या यहां जा सकता है। एनर्जी गैप के इक्वल एनर्जी खिलाई जाए तो इलेक्ट्रॉन आगे डेफिनेटली जा सकता है। जी हाँ, ये एनर्जी गैप देखिए अलग अलग होंगे, तो इस गैप के इक्वल एनर्जी खिलाई जाए तो आगे जा सकता है। और आगे चलने पर जब आर इंक्रीज हो रहा हो, जब आर इंक्रीज हो रहा हो तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी। आर इंक्रीज होने पर एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। ये वाली बात भी आप लोग याद रखें। जो एनर्जी गैप है ना, एनर्जी गैप, ये आगे चलने पर डिक्रीज होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको एनर्जी के फॉर्मूला से भी आप बाद में देख पाएंगे। जो एनर्जी गैप है ना, आगे चलने पर एनर्जी तो इंक्रीज होती है लेकिन गैप जो है, गैप डिक्रीज हो जाते हैं। एनर्जी के फॉर्मूला से आप इस बात को महसूस कर पाएंगे। एनर्जी का जो जनरल फॉर्मूला है ये आपके सामने है, डायरेक्टली एग्जाम के अंदर आ भी सकता है। हाँ, ये डायरेक्टली एग्जाम के अंदर आ भी सकता है। इस फॉर्मूला की डेरिवेशन को देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और देख लें, है ना। इसकी डेरिवेशन तो मैं आपको बता ही दूंगा कैसे इसको फाइंड करना, पेपर में आ गया तो जबरदस्ती चीजों को याद करके नहीं जाना है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देख लें। डेरिवेशन, पहली डेरिवेशन है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। फर्स्ट डेरिवेशन इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट का रेडियस कहां से फाइंड करें। देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, कौन सा, अरे देखो तो सही, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, देखो जल्दी से, कहां है इलेक्ट्रॉन, दिखाई दिया, ये रहा, ठीक है। और ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ फेरी लगाएगा इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल 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 फेरी लगाएगा इलेक्ट्रॉन। और इसका अगर nth ऑर्बिट का कोई भी ऑर्बिट हो, रेडियस फाइंड करना हो, ये वाला है ना, ऑर्बिट नंबर कुछ भी हो, एक जनरल फॉर्मेट में अगर रेडियस फाइंड करना, Rn कैसे फाइंड कर रहे हो। हमारे पास क्या है, कई बच्चों के माँ है, अरे भैया माँ सबके पास है, चलिए आइए देखिए। कई बच्चे ऐसे कमेंट भी करते हैं सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है, अरे ठीक है भैया, पढ़ लो, देख लो, इस तरफ देख लो। यहां देखिए, अगर डेरिवेशन की जाए तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू mv²/r। मैं केवल फाइनल रिजल्ट बताकर आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन फिर भी जनरलाइज्ड वे के अंदर अगर आपको बिना वैल्यू पुट किए एक्सप्रेशन पता करना हो, है ना, जो कांस्टेंट उसकी वैल्यू मत पुट कीजिए, फिर भी जनरल एक्सप्रेशन फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करेंगे। एक तो आप इसको अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, और इसके अलावा v को r की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, mvr इज इक्वल टू nh/2π से। हाँ, एक इसको अप्लाई कर दो, काम आपका हो जाएगा। हाँ, एक इसको अप्लाई कर लो। और जो Fe है ना, Fe ये है kq1q2/r²। kq1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज Ze। हाँ, Ze कूलम यूनिट में बात करनी है तो E से मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड बाय r², ठीक है। F इलेक्ट्रोस्टैटिक को इतना लिख दें। इस V को R की टर्म्स में लिखना हो तो V और R का रिलेशन ये है, ठीक है ना। V को R की टर्म्स में लिखते हैं तो R का रिलेशन आ जाएगा। क्या आएगा R का रिलेशन, Rn इज इक्वल टू, इन दोनों से क्या आएगा। वैसे इसको याद मत रखो, अभी फाइनल टाइम में बहुत कुछ आपको याद करके जाना है, ये तो आप डिराइव भी कर लोगे। अगर आया पेपर में तो n²h²/4π² mk/z², ये आ जाएगा। और इस फॉर्मूला में देखेंगे जो बार बार बदल सकता है, n बदल सकता है, z बदलेगा, है ना। कौन बदलेगा, n और z बदलेंगे। अगर ये दोनों बदलेंगे तो बाकी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दें तो क्या मिलता है, Rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रोम। हाँ, ये याद रखें, यूनिट जो है ना ये एंगस्ट्रोम है, यूनिट क्या एंगस्ट्रोम है, ठीक है। तो ये दोनों तो आपने याद कर ही लिए होंगे, इसे जरूर याद कर लें, ठीक है ना। इस पर बेस्ड क्वेश्चन इसको इस्तेमाल में लाते हुए भी आ सकता है। n के साथ इसकी डिपेंडेंसी क्या है, z के साथ कैसी डिपेंडेंसी इसकी मिल रही होगी, ठीक है ना। तो ये भी आप जरूर देख लें। और जब इस Rn को यहां डालेंगे ना, यहां डालेंगे Rn को, तो Vn मिल जाएगा। और पता आपको Vn कितना मिल जाएगा, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन तो आप फाइंड कर लीजिएगा, बट जो क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल में आएगा
तो एक्सप्रेशन ये वी एन इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁸ इंटू जेड बाई एन, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। इसको जल्दी से आप कर लें याद। इसके अलावा ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। ये फाइंड करना हो तो 2πr डिस्टेंस कवर किया तो एक रिवोल्यूशन है, यूनिट डिस्टेंस कवर किया तो रिवोल्यूशन 1/2πr है। डिस्टेंस v कवर किया 1 सेकंड में तो इतना डिस्टेंस ही कवर होगा, स्पीड के इक्वल ही, तो v/2πr। तो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी आ गई fn vn/2πrn, ठीक है। ये जनरल रिजल्ट है। vn और rn की वैल्यू पुट करेंगे, vn और rn की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से fn पता है कितना मिल रहा होगा? fn मिल रहा होगा अपने को यहां से 6.6 इंटू 10⁻15, 6.6 इंटू 10⁻15 इंटू हाँ v ऊपर है तो z वाली टर्म ऊपर आएगी, z² बाय n क्यूब, hz हर्ट्ज और सेकंड इनवर्स, इसको आप लोग याद रखें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें तो ये देख लो, टाइम पीरियड Tn की करनी है बात, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसीज टाइम पीरियड, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻16 इंटू n³ बाय z² सेकेंड। हाँ, टाइम पीरियड इतना मिल जाएगा, टाइम पीरियड ये मिल जाएगा। अब बात करते हैं एनर्जी की। ये तमाम चीजें देख लें तो अब एनर्जी की करेंगे बात। एनर्जी होती है बेसिकली काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv² और पोटेंशियल एनर्जी है -k Q1 Q2 बाय R। हाँ, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर आपने जरूर देखी होगी, डिराइव की होगी। -k Q1 Q2 बाय R, Q1 E है, Q2 ZE है, डिवाइड बाय R। काइनेटिक को भी अगर इसी फॉर्म में, इसी फॉर्मेट में लिखना चाहें ताकि प्लस माइनस करने में आसानी हो, ठीक है ना, ताकि दिल से रिश्ता बनाने में आसानी हो, तुम क्या करेंगे? हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है, देखिए ये है, इसको पुट करेंगे और ½ mv² यहां से फाइंड कर लेंगे, इसको यहां डालेंगे और यहां से 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वालिटी होल्ड रहेगी और यहां से ½ mv² को लिखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ, वहां से देख लीजिएगा कि z² बाय R और ये कितना है -k z² बाय R, ठीक है। और Rn की वैल्यू यहां से डाल दें, पीछे से Rn की वैल्यू डाल दें तो ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर ½ k z² बाय R -k z² बाय R, यानी -1/2 k z² बाय Rn। और Rn की वैल्यू वहां से डाल दें, वहां से डाल दें। Rn की वैल्यू पीछे n² h² बाय 4π² mk z², हाँ जो ये दिया Rn की वैल्यू यहां से डाल दो तो ये वाला रिजल्ट आपको मिल जाएगा। हाँ, हम लोग यहां पहुंच चुके हैं, ये वाला रिजल्ट अपने को मिल जाएगा। आई होप सारे स्टूडेंट्स को ये वाली बात क्लियर हो गई है। अगर सारे बच्चों को ये वाली बात क्लियर हो गई है तो अब गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, कुछ और बातें भी, एडिशनली कुछ और बातें भी सुनने। हमने क्या देखा, ये इस प्रकार का एक्सप्रेशन यहाँ भी था, यहाँ भी था, साइन ही अलग है, साइन ही अलग है। मतलब काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड अलग होता है, साइन अलग है, ठीक है ना। एक तो ये बात देखिए हमने 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, देखो है ना। और पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, इसको डिवाइड बाय 2 कर देना तो इसका मैग्नीट्यूड भी इनके इक्वल हो जाएगा। हाँ, इनमें से कोई एनर्जी दे रखी हो तो कोई भी एनर्जी फाइंड की जा सकती। काइनेटिक पॉजिटिव होगी, ये वाली एनर्जी पॉजिटिव होगी, बाकी दोनों नेगेटिव होंगे, टोटल भी नेगेटिव होगी और पोटेंशियल भी नेगेटिव होगी। ये नेगेटिव साइन पूछा जाए किसको इंडिकेट कर रहा होगा? ये नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ, अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सारे कांस्टेंट की वैल्यूज डाल दें तो क्या क्या फॉर्मूला मिलते हैं? हाँ, ये वाले फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। En इज इक्वल टू -13.6 इंटू z² बाय n²।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा En इज इक्वल टू -1312 ठीक है इंटू Z²/n², किलो जूल पर मोल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा En इज इक्वल टू और क्या है, सोचो En इज इक्वल टू -313.6 इंटू Z²/n², किलो कैलोरी पर मोल। इसके अलावा जूल पर एटम में अगर फाइंड करना हो तो En इज इक्वल टू क्या कीजिए, -13.6 को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर लें इंटू Z²/n², ठीक है ना, जूल पर एटम, ये मिल जाएगा। ये कितना मिल रहा होगा, ये En इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, ये मिलेगा कुछ -21.7 के आसपास मिलेगा इंटू 10⁻⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻⁻19 इंटू Z²/n², ठीक है ना। क्लियर हुई बात, चलिए अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, अब इन सभी को याद कर लें, इसको याद कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लें। क्या पता आंसर कौन सी यूनिट में निकालना हो, हाँ वहां कैलकुलेशन करेंगे, यूनिट चेंज करेंगे, इतना ड्रामा करेंगे, वक्त होगा नहीं। हाई वोल्टेज ड्रामा करने का कोई वक्त आपको एग्जाम के अंदर नहीं मिलना है। तो जल्दी से इनको याद कर लो, जल्दी से इनको कर लें याद, ठीक है ना। आई होप याद कर लिया होगा आपने। चलिए पर एटम अंदर ही लिख दे, ठीक है बच्चों। आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, हाईली प्रोडक्टिव हम लोग सेशन को बना रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलें फिर आगे हम देखने वाले हैं स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। जब हायर से लोअर की तरफ इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अगर है हमारे पास हायर एनर्जी लेवल में, लोअर तक जाएगा तो एनर्जी एमिट होगी, ठीक है ना, एनर्जी एमिट होगी। इस एमिटेड एनर्जी को एनालाइज किया जाए, ठीक है ना, तो इसे कहेंगे हम लोग स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे इसे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। स्पेक्ट्रम में बेसिकली डिफरेंट वेवलेंथ की कुछ लाइंस होंगी, बैंड्स होंगे, एटम्स हैं तो लाइंस होंगी, मॉलिक्यूल्स हैं तो बैंड होंगे, ठीक है ना। मॉलिक्यूल के केस में काफी ज्यादा लैम्डा एमिट हो रहे होंगे तो बैंड मिल जाएगा। तो यहां देखिए, अगर किसी हायर से N1 तक आए तो क्या ही लाइमन सीरीज, और कौन सा रीजन है, रीजन कौन सा है, यूवी रीजन है। रीजन कौन सा, यूवी रीजन है। हायर से N2 तक आए, ये क्या बाल्मर है, रीजन कौन सा, विजिबल है, ऊपर यूवी है, ठीक है ना। लाइमन सीरीज अल्ट्रा वोलेट रीजन में, बाल्मर विजिबल में। और ये हाइड्रोजन का बाल्मर है, हाँ हाइड्रोजन का बाल्मर विजिबल है, किसी और का बाल्मर हुआ तो जरूरी नहीं है कि वो विजिबल रीजन हो, ठीक है ना। आगे देखिए, पास्चन की बात करें तो हायर से N3 तक, हाँ लोअर स्टेट N3, हायर से डायरेक्ट N3 तक आना, ये पास्चन है। ये इंफ्रारेड होगा, क्या होगा, इंफ्रारेड होगा, इंफ्रारेड। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट, हायर से N4 तक ब्रैकेट सीरीज, ये भी इंफ्रारेड होगा, हायर से 5 तक पी फंड होगा, क्या होगा, पी फंड होगा। हायर से N इज इक्वल टू 6 तक, ये फार इंफ्रारेड में दूर वाला रीजन होगा, ठीक है ना, दूर वाला रीजन होगा, तो फार इंफ्रारेड इसको बोल दिया जाएगा। क्लियर हुई बात। ये सारे इंफ्रारेड है, इसमें दूर वाला रीजन ये है तो इसको बोल दिया गया फार इंफ्रारेड। विजिबल एक ही है, हाइड्रोजन केस में विजिबल बाल्मर है, हायर से N इज इक्वल टू 2 तक आना, ये विजिबल है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस प्रकार का ट्रांजिशन कर रहा हो तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड करनी हो, NH से ग्राउंड स्टेट तक जाएं तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। NH से ग्राउंड स्टेट तक जाएं तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे। लेकिन हायर से ग्राउंड तक ना जाएं, या चले भी जाएं, या फिर ऐसा केस हो कहीं बीच तक रह जाए, वहां तक स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है ना। कुछ ऐसा बोल रखो, N इज इक्वल टू 7 से N इज इक्वल टू 3 तक बात कर लो, इससे बात नहीं कर पाएंगे, ये तो हायर से ग्राउंड तक ही वैलिड है।
अगर हम ऐसा फॉर्मूला डिराइव करना चाहें जिसमें सब कुछ कवर हो जाए, हायर से ग्राउंड वाला भी केस कवर हो जाए और कहीं बीच तक इलेक्ट्रॉन रह जाए वो वाला केस भी कवर हो जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ये है, देखिए, ठीक है ना। ये क्लियर है ग्राउंड तक के लिए, हायर N2 से N1 के लिए। बोलिए, आंखें बंद कीजिए, दिमाग में आप लोग इस फॉर्मूला को बिल्कुल सेट कर लें। N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। जी हाँ, यही मिलेगा, बिल्कुल यही मिल रहा होगा। डुअल नेचर ऑफ मैटर की करेंगे बात। अगर ये तमाम बातें हम लोगों ने कर ली हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर की हम लोग बात कर रहे हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन की बात कर रहे हैं। डी ब्रोगली ने कहा कि जो ज्यादा स्पीड से चलते हैं उन सभी में दोगलापन है, ठीक है ना। दोगलापन उन सभी में है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो हाई स्पीड से चलते हैं। इन्होंने कहा कि दोगलापन इलेक्ट्रॉन में भी है, छोटा पार्टिकल है, हाई स्पीड से चलता है, तो इसमें भी दोगलापन है। उन्होंने क्या बोला, एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है दो तरीके से, एक तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, एक आइंस्टाइन भैया, जय 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 आइंस्टाइन से, हाँ, आइंस्टाइन भैया के फॉर्मूला से। अगर हम लोग एनर्जी को इक्वेट करना चाहें, mc² इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा, hc बाई लैम्डा, दो तरीके से। तो यहां से लैम्डा आ जाएगा h बाई mc, और c को लैम्डा क्या आ जाएगा, h बाई mc आ जाएगा यहां से। और जो c है इसको v से रिप्लेस करना चाहें, हाँ, c के आसपास ही अगर कोई स्पीड हुई एग्जैक्टली c के इक्वल नहीं है, तो c को रिप्लेस कर दें किससे, v से, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। हाँ, ये किसी भी पार्टिकल पर अप्लाई किया जा सकता है। डी ब्रोगली ने कहा जिस प्रकार से लाइट वेव होती है और इसका पार्टिकल बिहेवियर इसके साथ में एसोसिएटेड मिलता है, बाय वन गेट वन के ऑफर में मिलता है, वैसे ही पार्टिकल के साथ भी वेव बिहेवियर मिल रहा होगा। वो छोटू सा पार्टिकल होगा, लाइटर पार्टिकल्स होंगे, तो ये भी फड़फड़ा रहे होंगे चलते हुए, और ये भी अगर चलते फड़फड़ा रहे होंगे तो इनके साथ भी वेव बिहेवियर एसोसिएटेड होगा। मतलब पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर रहा होगा। वेव ने कैसे पार्टिकल की तरह बिहेव किया था वो हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में देख चुके हैं। डी ब्रोगली ने बात की जब पार्टिकल चल रहा होगा, लाइटर पार्टिकल फड़फड़ा रहा होगा ऐसे, वो भी वेव की तरह बिहेव कर रहा होगा। जी हाँ, ये हो जाएगा दोगलापन, और इसी दोगलेपन के लिए उन्होंने लैम्डा डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन कर दिया, लैम्डा डिफाइन कर दिया। तो ठीक है, कोई पार्टिकल दे रखा हो भाई और लैम्डा निकालना हो तो हैरत अंगेज नहीं होना है, हाँ भैया वो दोगलापन का शिकार है और इसलिए हम उसके लिए लैम्डा निकाल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। चलिए, अगर ये वाली बात आपको क्लियर हो गई है तो आपसे पूछा जाएगा कि मोमेंटम की टर्म्स में अगर हम इस फॉर्मूला को लिखना चाहें तो कैसे लिख रहे होंगे। गौर से सुनना। लैम्डा क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। एम वी को आप क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ऐसे लिख दो, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अगर लिखना चाहें, इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास है हाफ mv² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दो ताकि इस m को भी m² की फॉर्म में, जैसे v² है वैसे इंडिकेट कर पाए। हमारे पास क्या, m² v² और 2 को उस तरफ भेज दें तो 2km, और अगर यहां से पावर 2 हटा दें तो इसके लिए स्क्वायर रूट लेना होगा दोनों तरफ, तो mv इज इक्वल टू √2 KEM। यानी mv की बजाय हम लोग ये काम भी कर सकते हैं, h बाय जहां mv था, mv किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। आई होप सारे स्टूडेंट ने ये वाली बात जरूर अंडरस्टैंड की होगी, ठीक है ना। अगर ये वाली बात आपने अंडरस्टैंड कर ली है, ये वाली बात भी आपने अंडरस्टैंड कर ली है, तो पोटेंशियल की टर्म्स में भी देख लें। अब फॉर्मूला इसका पोटेंशियल की टर्म्स में देख लें, ठीक है। अब फॉर्मूला आप इसका पोटेंशियल की टर्म्स में भी देख लें। पोटेंशियल की टर्म्स में क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है ना, अगर ये काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो पाई हो पोटेंशियल एनर्जी से, तो हम इस काइनेटिक एनर्जी को EV से रिप्लेस भी कर पाएंगे, EV से रिप्लेस भी कर पाएंगे।
हाँ, पोटेंशियल की टर्म्स में देखना है तो h बाय जो √2 KEM था वहां पर √2 के की बजाय EV भी आ जाएगा, EVM। हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल। हाँ, ये वाला फॉर्मूला भी याद कर लें। और सभी कांस्टेंट की वैल्यूज को पुट करने के बाद अगर ये लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिखें, प्रोटॉन के लिए, और लैम्डा हम लोग अल्फा पार्टिकल के लिए लिख रहे हों तो ये कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए कांस्टेंट्स वगैरह की वैल्यू पुट कर दें, यहां √V ये आ जाएगा। प्रोटॉन के केस में 0.286 बाय √V, अल्फा के केस में 0.101 बाय √V, ये इस प्रकार से मिल रहा होगा। और इसकी जो वैल्यू आएगी ना, एंगस्ट्रॉम यूनिट में आएगी, एंगस्ट्रॉम यूनिट में आएगी, ठीक है ना। पोटेंशियल को आप पुट करेंगे ना वोल्ट में, V को आप पुट करेंगे वोल्ट में, तो इसकी वैल्यू जो आएंगी ना वो इस प्रकार से आएंगी, A0 यूनिट में आएंगी। किसमें आएंगी? A0 यूनिट में आएंगी, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv और h/p, ये याद कर लेंगे, ठीक है। इसके साथ में ये तीनों चीज भी याद कर लेना, क्या पता इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, क्या पता प्रोटॉन पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, अल्फा पार्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, तो यहां से सोल्व होगा, ठीक है ना। कर लेंगे ये काम, वेरी गुड। इसके अलावा जो बोर मॉडल में MVR इज इक्वल टू NH/2π आपने देखा, वो भी यहीं से आया है। हाँ, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट से ही आया है, उसकी डेरिवेशन देखने की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं, जो इलेक्ट्रॉन बोर ऑर्बिट में होता है वो भी देखिए ऐसा बिहेवियर, वेव बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा होगा। और उसके लिए अगर अपने को लैम्डा फाइंड करना हो तो ऐसे तो फाइंड कर ही सकते हैं, इसके अलावा 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये वाली बात भी इस हाइपोथेसिस के अंदर हुई है। सरकमफेरेंस 2πr n लैम्डा के इक्वल होगा, या तो एक वेव होगी, पहला ऑर्बिट है तो एक वेव होगी, दूसरा ऑर्बिट है 2 वेव होंगी, तीसरा ऑर्बिट है 3 वेव होंगी, तो 2πr n लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? n लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हमारे सिलेबस में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। पोजीशन और मोमेंटम की एक साथ हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। हाइजेनबर्ग ने बात बताई और उन्होंने ये वाला प्रिंसिपल किया प्रपोज, डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर और इक्वल टू h/4π। अनसर्टेनिटी मिनिमम होती है h/4π, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है। ये बेसिकली डेल्टा P है, डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर और इक्वल टू h/4π, ठीक है ना। इसकी डेरिवेशन काफी कॉम्प्लेक्स है, वो नहीं करने वाले हैं। और डेल्टा P को आप पुट कर पाएंगे m डेल्टा V, ठीक है। ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है, और ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। एनर्जी की टर्म्स में ये फॉर्मूला अगर कन्वर्ट करना हो तो डेल्टा E इंटू डेल्टा T ग्रेटर और इक्वल टू h/4π है। इसको याद रखें, स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर वैल्यूज पुट करें, यूनिट कन्वर्जन आपको आता होगा तो क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। बात करें क्वांटम नंबर्स की, किसकी बात करें? क्वांटम नंबर्स की, ठीक है। क्वांटम नंबर कहां से मिलते हैं? स्क्रोडिंगर इक्वेशन से मिलते हैं, और स्क्रोडिंगर इक्वेशन की डिटेल हमारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं। हाँ, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसके बाद एक सेशन आप लोगों को इसी में मिल रहा होगा, जिसकी रिकॉर्डिंग काफी पहले कर ली थी, क्वांटम नंबर्स और स्क्रोडिंगर इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार के मिलते हैं। हाँ, उसको भी अटैच कर दूंगा। अभी तक यूट्यूब पर मैंने उसको अपलोड नहीं किया है, किसी और रेफरेंस के लिए मैंने उसको रिकॉर्ड किया था, ठीक है ना। लेक्चर अपने पास है, अच्छा लेक्चर है, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा रखा है, तो उसको भी आप साथ में ही देख लीजिएगा। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें, एन से रिप्रेजेंट होगा, ये बात करेगा ऑर्बिट नंबर की। किसकी बात करेगा? ये ऑर्बिट नंबर की, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट की बात कर रहा होगा। ऑर्बिट के बारे में बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट नंबर के बारे में बात कर रहा होगा। एंगुलर क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये दो नाम, एंगुलर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। हाँ, प्रिंसिपल के बाद हम लोग बात करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर की। ये किसकी बात कर रहा होगा? ये बात कर रहा होगा सब एनर्जी सेल्स की, ये सब सेल्स की बात कर रहा होगा। किसकी बात कर रहा है? सब सेल्स की। और जो एल है, एंगुलर क्वांटम नंबर एल है, ये 0 to n-1 होता है, 0 to n-1। क्लियर है? नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम लोग बात कर रहे होंगे ऑर्बिटल्स की, है ना, ओरिएंटेशंस की, 3 डायमेंशन के अंदर ओरिएंटेशंस की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है -L2 + L, -L2 + L।
याद कर लें ये वाली बात, रिवाइज कर ले जल्दी से। स्पिन क्वांटम नंबर अपनी एक्सिस के अबाउट, हाँ इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अबाउट जो स्पिन करता है, ठीक है ना, उसके बारे में बात कर रहा होगा। स्पिन क्वांटम नंबर को +12 और -12, हाँ थियोरेटिकली इतना डिफाइन किया गया है। देयर इज नो क्लासिकल एनालॉग, हाँ कोई रिश्ता नहीं है थियोरेटिकली, महज इसको डिफाइन किया गया है। स्पिन क्वांटम नंबर स्क्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं मिलता है, स्क्रोडिंगर इक्वेशन से 3 क्वांटम नंबर ही मिलते हैं, ठीक है, +12 और -12। क्लॉकवाइज के लिए किसी को भी आप कंसिडर कर सकते हो, है ना, +12 भी और -12 भी। सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी, हाँ क्लॉकवाइज के लिए आपने जो स्पिन क्वांटम नंबर कंसिडर किया है इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज स्पिन के लिए, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए अपोजिट साइन के साथ कंसिडर करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n+l रूल पर बेस्ड है और इसी n+l के अकॉर्डिंग आउबाउ प्रिंसिपल है। n+l को हम इंक्रीज करते जाएंगे, n+l को इंक्रीज करते जाएंगे और सबसेल्स को, सबसेल्स की जो फिलिंग है ये प्रोसीड होती जाएगी। n+l इंक्रीज करेंगे, सबसेल्स को हम फिल कर रहे होंगे, ठीक ना, आगे चलेंगे सबसेल्स को फिल कर रहे होंगे। कहीं पर n+l सेम हो जाए, n+l सेम हो जाए तो हम अकॉर्डिंग टू n बात कर रहे होंगे, n के अकॉर्डिंग। जिसके लिए n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम, जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा है उसके लिए एनर्जी ज्यादा है, ठीक है ना। और ये वाला काम बिल्कुल आसान किया था आहुबाऊ भैया ने, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f, ठीक है ना। इस प्रकार से इतने से काम चल जाएगा अपना। बिल्कुल क्या करें, ऐसे एरो बना लो, ठीक है ना। यहां से जो पैटर्न आएगा ना वो भी n+l को फॉलो कर रहा होगा, बार बार n+l देखने की जरूरत नहीं। अपने क्या करना है, एरो का हेड एरो की टेल से मिलाना है, डायगनली चलना है, एरो का हेड एरो की टेल से मिलाना है और इस प्रकार से एनर्जी का हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल जाएगा। जी हाँ, इस प्रकार से चलने पर एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल रहा होगा, ठीक है ना। और ये जो पूरा सीक्वेंस है ना ये बेस्ड ऑन n+l। ऑर्बिट की एनर्जी n से पता चलती है, ऑर्बिट की एनर्जी n से पता चलती है, सबसेल की एनर्जी l से पता चल रही होगी। ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो n+l से हम लोग ओवरऑल एनर्जी की बात कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए n+l रूल इंपोर्टेंट है, इसी पर बेस्ड आहुबाऊ प्रिंसिपल, ठीक है। अभी हंस रूल क्या है, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंस रूल कहता है कि पहले हम सबसेल को पार्सली फिल करेंगे, फिर पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर करता है कमेंट, ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर करता है कमेंट। और क्या कहता है, पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक इलेक्ट्रॉन्स सिंगली प्रेजेंट नहीं होंगे, है ना, जब तक ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड नहीं होंगे। जैसे p सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, पहले इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहना पसंद करेंगे, है ना, जल्दबाजी नहीं करेंगे पेयरिंग में। अब ये जब हाफ फिल्ड हो जाए, परफेक्टली हाफ फिल्ड हो जाए, हाँ, देन पेयरिंग स्टार्ट्स। ये क्या है, ये हंस रूल है। और पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं मिलेंगे। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। हाँ, सभी चारों क्वांटम नंबर्स की सेम वैल्यू कभी भी मिल नहीं सकती है किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। कम से कम स्पिन तो अलग होगा ही, या तो जिन 2 इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रहे हो उनके n अलग होंगे, या l अलग होंगे, या m अलग होंगे। इनमें से कोई अलग नहीं हुआ तो भैया फिर स्पिन अलग हो जाएगा। चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कैन हैव सेम क्वांटम नंबर्स, ठीक है ना। चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं मिलेंगे, सेम ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, चारों को चारों सेम नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। ये वाली बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो यार
जो इंपॉर्टेंट पार्ट था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, थ्योरी पार्ट था, वो बस इतना ही है। तो आइए फिर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। किसकी बात करेंगे इसके बाद? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। चलें फिर, चलिए। स्क्रोडिंगर इक्वेशन पर बिल्कुल आसान क्वेश्चन बनते हैं। हवा होता स्क्रोडिंगर इक्वेशन का, है ना, एक बार देखेंगे तुरंत आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। जैसे आपके सामने ये प्यारा सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं डील भी किया होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दें। आपको वेव फंक्शन दिया है 2s ऑर्बिटल का, 2s ऑर्बिटल का, ऐसा कुछ कहीं देखा है क्या? हाँ, नोड के टाइम ऐसा कुछ देखा है। इसका सॉल्यूशन जब आप देख रहे होंगे, आप एनालाइज करेंगे, हाँ ऐसा कुछ तो हमने नोड के टाइम पर देखा है। वेव फंक्शन आपको 2s का दिया है, लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन आपके सामने है। काफी सारे स्टूडेंट्स तो डर जाएंगे इसको देखने से, डरना नहीं है। ए नोट बोर रेडियस, ए नोट बोर रेडियस है और बोल रखा है इट हैज रेडियल नोड एट r इज इक्वल टू r नोट। इस केस में रेडियल नोड मिलती है r इज इक्वल टू r नोट पर। आपको एक्सप्रेस करना है r नोट इन टर्म्स ऑफ a नोट। आपको बेसिकली यहां पर रिलेशन फाइंड आउट करना है r नोट और a नोट में। देखिए नोड पर क्या होगा, जल्दी से देख लें इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन आप देखने वाले हैं, वैसा कुछ आपने नहीं देखा होगा। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन तो काफी सारे बुक्स में दिए हैं। जेई का भी ओरिजिनल क्वेश्चन है 2004 में आ चुका है। तो नोड की अगर हम बात करें, एट नोड क्या होगा, एट नोड क्या होगा, नोड पर क्या होगा, एट नोड साइज जीरो, साइज जीरो, साइज जीरो क्यों हो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। साइज स्क्वायर जीरो होता है। साइज स्क्वायर जीरो कब होगा? जब साइज जीरो होगा। हाँ, साइज जीरो होगा, यानी नोड पर हमें क्या करना है, इसको जीरो कर देना है। दिमाग लगाएं, यहां पर जीरो क्या हो सकता है? ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो जीरो होगा नहीं, कैसे हो जाएगा जीरो? ई रेज टू पावर ये एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाय 2a नोट है, मतलब ई रेज टू पावर माइनस आर बाय 2a नोट है। ई की पावर समथिंग, ये भी कभी जीरो नहीं होगा। हाँ, ई रेज टू पावर समथिंग अगर कुछ दिया है तो ये भी जीरो नहीं हो सकता। जीरो तो केवल और केवल ये हो सकता है, डिफरेंस की फॉर्म में जो लिखा हुआ है, प्लस माइनस की फॉर्म में जिसको भी दिया रहेगा, जीरो तो वही हो सकता है। तो जीरो यहां पर ये होगा। हाँ, ये क्रिस्टल क्लियर है, जीरो यही होगा। तो आर को आर नोट पुट कर दें। हाँ, इसको अगर जीरो कर रहे हैं, नोड की कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो नोड पर तो आर को क्या मान लिया गया है? आर नोट मान लिया गया है। तो 2 माइनस आर नोट बाय ए नोट इज इक्वल टू जीरो, ऐसा करना होगा। आर को आर नोट मान लेना है। यहां से देखिए, नोड की कंडीशन अप्लाई कर दी, इसको जीरो मान लिया तो पूरा जीरो हो जाएगा, साइज जीरो हो जाएगा, साइज स्क्वायर जीरो हो जाएगा। हाँ, यही तो सिखाया है। नोड उस रीजन को बोलते हैं जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो, जीरो हो। ठीक है, तो इसको जीरो बनाने के लिए, साइज स्क्वायर को जीरो बनाने के लिए, साई को जीरो बनाने के लिए इसको जीरो से इक्वेट करना होगा और आर को आर नोट पुट कर देंगे, क्योंकि ऐसा तभी हुआ है जब आर किसके इक्वल है? आर नोट के इक्वल है। तो यहां से देखिए एक शानदार अंदाज में आर नोट और ए नोट का रिलेशन आ जाएगा। आर नोट इज इक्वल टू 2a नोट, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये गली का हर बच्चा जानता है, इतना तो हर बच्चा जानता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है, तब पैरों तले से जमीन जो है ये फिसलनी स्टार्ट हो जाती है। अरे क्या करें भैया, सर ने तो लीनियर फॉर्म दे रखी है, उसे जीरो से इक्वेट करना सिखाया है, ये क्या आ गया? ये 3s ऑर्बिटल का साई है। आप देखो कितने बड़े बड़े फंक्शन मिलते हैं। सोचो स्क्रोडिंगर कितने महान थे, डिराइव किया उन्होंने, ये सारे रिजल्ट निकाले। हमारी तो मौत आ जाती है इन रिजल्ट को देखने में ही, हम इतने परेशान हो जाते हैं। सोचो कितने महान साइंटिस्ट रहे होंगे स्क्रोडिंगर। नमन है स्क्रोडिंगर को, और आपको भी। आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, जीवन की इस भाग दौड़ में इतने सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़कर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, वेरी गुड। तो देखिए, हमें ये डिराइव नहीं करना है, कई रातें लग जाएंगी डिराइव करने में, तो मौत आ जाएगी। हमें क्या करना है? हमें तो जस्ट अंडरस्टैंड करना है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। ट्रिक मैंने आपको बताई, नोड पर क्या होगा, साइज जीरो होगा, साइज स्क्वायर जीरो होगा, क्वेश्चन हो जाएगा खल्लास। लेकिन पेशेंस भी रखना होगा, कैलकुलेशन जो भी रिक्वायर्ड होंगी वो करनी होगी।
जैसे पिछले केस में तो कोई कैलकुलेशन थी नहीं, तो सिंपली ये जो डिफरेंस की फॉर्म में लिखा है इसको जीरो से इक्वेट किया, आंसर आ गया। अब इस केस में देखो ये कांस्टेंट तो जीरो हो नहीं सकता, ये भी कांस्टेंट है, साई रेज़ टू पावर समथिंग है, मतलब ये कैसे जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको जीरो कैसे कर देंगे, ये जीरो कैसे होगा, और इसके जीरो होने से कुछ निकलेगा भी नहीं क्या निकलेगा इसके जीरो होने से, कोई कंडीशन निकलेगी नहीं। अगर आप इसको जीरो मान भी लेते हो तो साई जीरो है, ये पता चलेगा, हाँ साई तो जीरो है ही नोड पर। कंडीशन क्या निकली, कंडीशन तो कुछ नहीं निकली। तो कहने की बात बस इतनी सी है, जीरो अगर कोई हो सकता है तो ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर इनको जीरो से इक्वेट करते भी हो, अगर इसको जीरो से इक्वेट करते भी हो, तो साई जीरो के इक्वल आ जाएगा। क्या होगा उससे, क्या होगा उससे, क्या रिजल्ट मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। यानी ये जीरो होगा कब, इसकी कंडीशन हमें यहां से मिलती है, हाँ इसे जीरो हमें करना होगा। डिफरेंस की फॉर्म में जो लिखा हो, सम की फॉर्म में जो लिखा हो, उसको हमें जीरो करना है। पिछली बार तो लीनियर फॉर्म मिल रही थी, आर रेज़ टू पावर 1 था, यहां तो सिग्मा रेज़ टू पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस केस में। तो मैंने आपको सिखाया तो नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कैसे डील करना है, लेकिन आप अभी जस्ट 10th पास करते हुए 11th में एंटर हुए हैं, तो इतना तो जानते होंगे, 10th में था ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स फाइंड करने हो, क्योंकि जीरो हो जाएगा ना, ये वेव फंक्शन जीरो तभी होगा, ये साई जीरो तभी होगा जब ये जीरो होगा, और साई जीरो हुआ तो साई स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा। हाँ, नोड पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो हमें करना क्या है, इसको जीरो करना है, ठीक है। तो 6 माइनस 6 सिग्मा, या फिर ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में लिख लो, सिग्मा स्क्वायर माइनस 6 सिग्मा प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख लो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और यहां से देखिए x निकालने का क्या तरीका होगा, x निकालने का क्या तरीका होगा, वही सिग्मा निकालने का तरीका होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2a। अब माइनस बी देखिए क्या है, माइनस बी इस केस में ये है, माइनस बी देखिए माइनस 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हाँ, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो हम क्या पुट करेंगे, माइनस बी पुट करेंगे, मतलब -6 हम पुट कर रहे होंगे, ठीक है ना। -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +6 प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वेयर, बी क्या -6, बी स्क्वेयर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 माइनस 4ac, ए कितना है a1 है, ए कितना है a1 है, 4ac, सी कितना है, सी देखो कितना है, सी 6 है इस केस में, ठीक है। 4ac 4 × 1 × 6 ऐसा होगा, ठीक है, हाँ ऐसा होगा 4ac। क्लियर हुई बात। डिवाइडेड बाय 2a, डिवाइडेड बाय 2a, 2a कितना होगा, ये a है, 2a कितना होगा 2 × 1, 2a इतना होगा। क्लियर हुई बात। अब जैसा कि आप देख रहे हैं मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस निकालना, मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस वी हैव टू कंसिडर दिस पॉजिटिव साइन, हाँ प्लस साइन को कंसिडर करेंगे, ओनली देन वी आर एबल टू फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस। जी हाँ, इस प्लस साइन को हम कंसिडर कर रहे होंगे मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए। हाँ, मैक्सिमम निकालना है तो प्लस साइन, प्लस प्लस, हाँ दूरी बढ़ जाएगी, प्लस प्लस ऐड होकर मैग्नीट्यूड ज़्यादा मिल जाएगा, तो डिस्टेंस जो होगा ये क्या मिल जाएगा, ज़्यादा मिल जाएगा, दूरी ज़्यादा होगी। क्लियर हुई बात। अगर ये बात आपको क्लियर है, अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है, अगर ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया है तो निकालो फिर अल्फा, क्या दिक्कत है, कैलकुलेशन ही तो है। कैलकुलेशन करने में बड़े रोते हो आप लोग, गलत बात है ये, इतनी खतरनाक तो कैलकुलेशन भी नहीं है। 36 माइनस 24 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 को लिख सकते हो 4 × 3, हाँ बिल्कुल 4 3 जा 12 होता है, और 4 को बाहर लेकर आओगे रूट से तो 2⁻², पावर खत्म, 2 आ जाएगा बाहर। कहने की बात बस ये है, कहने की बात बस ये है, यहां से आपको मिल रहा होगा 6 प्लस साइन को कंसिडर कर रहा हूं
√3/2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 1, ठीक है। 3 + √3, हाँ ये आ जाएगा सिग्मा, ये सिग्मा आ जाएगा। और यहां बोल रखा सिग्मा इसके इक्वल है, यहां बोल रखा सिग्मा इसके इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां बोल रखा है सिग्मा इसके इक्वल है, सिग्मा इसके इक्वल है, तो ठीक है। फिर सिग्मा को उठाओ यहां से, वहां पटक दो सिग्मा को, आर निकालना होगा शायद इसमें। व्हाट इज द मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस? आर मैक्सिमम निकालने के लिए देखो मैंने क्या किया, मैंने प्लस साइन कंसिडर किया, सिग्मा मैक्सिमम लिया, ठीक है। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने से जो भी सिग्मा आया, इस सिग्मा को वहां रख दूंगा मैं, हाँ इस सिग्मा को वहां रख दूंगा। यानी यहां हम क्या करने वाले हैं, 3 + √3 इज इक्वल टू, सिग्मा को रख दिया हमने, इज इक्वल टू 2 × ZR, 2 × ZR डिवाइडेड बाय 3A0, डिवाइडेड बाय 3A0। आर फाइंड करना है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, R इज इक्वल टू 3A0/2Z, हाँ 3A0/2Z ऐसा होगा, 3A0/2Z होगा, उस तरफ जाएगा तो इंटू क्या होगा, 3 + √3 इंटू क्या होगा, 3 + √3। कैलकुलेशन को रटने की आप कोशिश ना करें, तोता नहीं है आप लोग, रटने की कोशिश ना करें कैलकुलेशन को, मारे जाएंगे बहुत जल्दी, शहीद हो जाएंगे। टीचर का काम होता है कॉन्सेप्ट सिखाना, ठीक है। कैलकुलेशन के फ्लो में खो जाना यह आपका काम है, कैलकुलेशन आपको करनी है ना, मजदूरी आप करेंगे, एग्जाम आपका है, रटेंगे कैलकुलेशन को, कितनी रट लोगे, डेटा ही अलग आता है एग्जाम के अंदर, आंसर ही मैच नहीं होता एग्जाम के अंदर। जो आंसर नोटबुक में आए रहते हैं, जो लैंग्वेज क्वेश्चंस के रहती है, लैंग्वेज ऐसी मिल सकती है आपको, सोच हमें डेवलप करनी है ना। टीचर का काम क्या है, कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, सोच को डेवलप करना। तो क्या सोच है इसके पीछे, स्कोडिंगर के बड़े बड़े क्वेश्चंस के पीछे क्या सोच है? नोड पर क्या कर देना, साई को 0, साई स्क्वायर 0, हाँ साई स्क्वायर 0 तभी होगा जब साई 0 होगा। जो भी प्लस माइनस की फॉर्म में मसाला दिया है, दैट मसाला शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। लीनियर है तो वहां से आ जाएगा, क्वाड्रेटिक है तो भैया रूट निकाल लेंगे, क्यूबिक है, क्यूबिक आ सकता है कि अल्लाह, क्यूबिक आ सकता है कि आ सकता है, फैक्टर बना लेंगे। फिलहाल तो क्यूबिक वाला ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, बायो वाले बच्चों को इतना नहीं रुलाऊंगा, है ना, कहेंगे सर मैथ्स इतना मैथ्स हो गया, बट क्यूबिक होगा उसको भी कर सकते हैं, उसके भी फैक्टर बना सकते हैं, ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो ऐसा क्वेश्चन दिखा दूंगा। फिलहाल क्वाड्रेटिक्स से हम काम चला लेंगे। तो ऐसा देखो, ऐसा गजब कौन से ऑप्शन में है, ऐसा कहर कौन से ऑप्शन में डाल रखा है? क्या बी ऑप्शन में ऐसा है क्या, बॉम्बे में ऐसा है क्या? देखो देखो देखो, क्या ऐसा मिल रहा है 3/2, 2Z नीचे, हाँ Z नीचे, A0 ऊपर, हाँ ऐसा ही मिलता है, ऐसा ही मिलता है। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑल वेल, क्लियर हुई बात? वेरी गुड। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता दो कि हाँ सर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, चमक गया। कितने बच्चे चमकीन हो गए इस क्वेश्चन को देखकर? कितने बच्चों को कॉन्सेप्ट चमक चुका है? कितने बच्चे बोल रहे हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल? जल्दी से बोलिए, कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। कितने स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सब परफेक्ट है, बिंदास है? तो दिल में लगी होनी चाहिए आग और हौसलों में होनी चाहिए उड़ान, फिर क्या टेंशन है। ये देखो क्वेश्चन, देखो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करवाना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करवाना है। करवा दे मैच कॉलम 1 को कॉलम 2 से। देखो क्वेश्चन देखना कितना खतरनाक है भैया। कॉलम 1 में रेडियल और आर के साथ ग्राफ दिया है, रेडियल पार्ट का आर के साथ ग्राफ दिया है। रेडियल पार्ट आप जानते हैं ना, अरे लाला, रेडियल पार्ट इंटू एंगुलर पार्ट, रेडियल पार्ट इंटू एंगुलर पार्ट, एंगुलर पार्ट, यही तो साई है, हाँ यही तो लफड़ा है।
इसी प्रकार से तो हायर मैथमेटिक्स अप्लाई करते हुए स्कोडिंगर भैया ने साई को रिजोल्व किया दो पार्ट्स के अंदर, रेडियल एंगुलर। रेडियल पार्ट डिस्टेंस के साथ डिपेंडेंसी को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। और एस के केस में आप जानते हैं रेडियल पार्ट का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है, ऊपर से स्टार्ट होता है एस के लिए, एस के लिए। पी के लिए नीचे से, डी के लिए नीचे से। याद आया? अरे याद आया। एस स्फेरिकल होता है, न्यूक्लियस भी गोला होता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है अपनी तरफ। तो न्यूक्लियस की क्लोज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एस के केस में ज्यादा मिलती है। तो रेडियल पार्ट का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? ऊपर से स्टार्ट होता है। हाँ, ये एस के लिए रेडियल पार्ट का ग्राफ है। यू आर राइट, ये एस के लिए रेडियल पार्ट का ग्राफ है। अब सवाल ये उठता है, ये एस कौन सा एस है? कौन सा एस है ये? सोचो सोचो सोचो। मुझे लगता है ये वो वाला एस है जिसमें 3 बार काम खराब हुआ होगा, जिसमें 3 रेडियल नोड आई होंगी, 3 नोड आई होंगी। सोचो 3 बार गैप कहां आएगा? 3 बार गैप कहां आएगा? 1s से 2s, 2s से 3s, 3s से 4s। अरे वाह, 3 बार गैप आया है। हां, इस प्रकार से 3 रेडियल नोड आई होंगी। इस प्रकार से 3 रेडियल नोड्स एग्जिस्ट कर रही होंगी। जी हां, 3 रेडियल नोड्स यहां पर एग्जिस्ट कर रही होंगी। 3 बार गैप आया है, 3 रेडियल नोड्स हैं। किस केस में? 4s के केस में। और एस का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है, 3 रेडियल नोड। तो इस प्रकार से नागिन डांस कर रहा होगा ग्राफ, ठीक है ना। और फाइनली नीचे ही मिलेगा, तभी तो 3 बार कट हो पाएगा। ऊपर चला गया तो भैया फिर 4 बार कट हो जाएगा। कमबख्त ये 4 बार कट नहीं करने वाला, 3 बार ही कट करेगा ये, क्योंकि 3 गैप आए। क्लियर हुई बात? मतलब ए जो है हुजूर, ए जो है ये किससे मैच करेगा? ए जो है ये पी से मैच करेगा, ए जो है पी से मैच करेगा। चलिए, ए पी से मैच हो गया। और देखते हैं, हाँ, पी इस पी से नहीं, इससे, इस पी से, मतलब 4s से मैच करेगा। किसे मैच करेगा? 4s से मैच करेगा। क्लियर हुई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। ये क्या दिया है? 4 पाई आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर, बड़का आर स्क्वेयर, बड़ा आर स्क्वेयर। ये क्या दिया है? ये दिया है आरपीएफ। आरपीएफ याद करो। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये बड़ा आर कहां से आ गया? अरे ये साई स्क्वेयर है, और साई का रेडियल वाला जो हिस्सा है ना, वो है ये साई स्क्वेयर है। याद आया आपको? ये आरपीएफ, दिस इज आरपीएफ, दिस इज आरपीएफ, ये आरपीएफ है, ये आरपीएफ। और वैसे भी इन चोटियों को देखकर आपको नहीं लगता छोटा मैक्सिमा, बड़ा मैक्सिमा, और बड़ा मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, सबसे बड़ा मैक्सिमा, ऐसा कहां मिलता है? आरपीएफ के केस में मिलता है। अरे आरपीएफ वाला लेक्चर अटेंड किया कि नहीं किया है? आरपीएफ को जानते हैं ना? हाँ, अल्लाह, ये आरपीएफ का ग्राफ है, आरपीएफ वर्सेस आर का ग्राफ है। चलिए, अच्छी बात है। कितनी नोड है? ये ग्राफ हमेशा नीचे से स्टार्ट होगा, इसकी टेंशन मत लो। ये ग्राफ हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? नीचे से ही। हर आरपीएफ का ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा, क्योंकि R इज इक्वल टू 0 पर आरपीएफ 0 होता है। ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा, ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा। कितनी नोड है रे? कितनी नोड है? 3 नोड है बाबा, 3 नोड है। ये नोड नहीं है, अरे नोड नहीं है, ये एटम की बाउंड्री से बाहर लांघने की कोशिश कर रहे हैं। तो साई 0 हो जाएगा, साई टेंडिंग टू 0 होगा, तो आरपीएफ भी टेंडिंग टू 0 होगा। ये जो रेडियल पार्ट है, अगर ये टेंडिंग टू 0 होगा, एटम की बाउंड्री से बाहर अगर हम कदम रख रहे होंगे, अगर ये टेंडिंग टू 0 होगा, तो आरपीएफ भी टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये नोड नहीं है, नोड बीच में मिलती हैं। अब ऐसे तो तुम ये बोल दो ये नोड, अरे कैसे लोग, ये कहां से नोड होगी? ये तो R0 मतलब जस्ट न्यूक्लियस के सेंटर पर, न्यूक्लियस के सेंटर पर कहां से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर कहां से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा? नोड नहीं है। हाँ, बीच में आती है नोड। 3 नोड है, 3 नोड है, और 3 नोड तो इसमें भी मिलती हैं, 3 नोड तो इसमें मिलती हैं। हाँ, मिलती हैं। तो ये ग्राफ
4s के लिए हो सकता है, देखो 3 नोड 4s के केस में कैसे मिलती है ग्राफ, 4s के लिए हो सकता है, आरपीएफ का बिल्कुल हो सकता है। कई बच्चे बोलेंगे 4s के लिए ये वाला ग्राफ प्योर, अरे वाई कोऑर्डिनेट देखो ना भाई, अलग है ना, तो ग्राफ भी अलग हो जाएगा। हाँ, ये वाला ग्राफ 3 नोड 4s के अंदर आती हैं तो 4s के लिए हो सकता है, यानी ये p के साथ मैच हो सकता है, p के साथ मैच हो सकता है। और किसके साथ मैच होगा, 5py के साथ भी मैच हो जाएगा मुझे लगता है। इस केस में भी 3 नोड आते हैं 5py के केस में। कई बच्चे बोलेंगे कैसे, p की शुरुआत होती है 2p से, अरे मानते हो नहीं मानते, p की शुरुआत होती है कहां से, 2p से, 2p 3p 4p और e है 5p, e है 5p, ठीक है। तो देखो 3 बार गैप आ गया, हाँ गैप आ गया। आरपीएफ का ग्राफ एस और पी का सिमिलर टाइप का होता है, 3 नोड इसमें भी 3 नोड उसमें भी है ना। तो ये वाला ग्राफ, इस वाले ग्राफ का जो कर्वेचर है ये 5p से भी मैच हो रहा है, इससे भी मैच हो रहा है, अच्छी बात है, वेरी गुड। क्या 6d से भी मैच हुआ, देखो 3s से तो मैच होगा नहीं क्योंकि मतलब 2 बार गैप आना चाहिए, लेकिन यहां तो गैप 3 बार है, 3 बार देखिए इस प्रकार से नोड मिल रही है, आरपीएफ 0 हो रहा है 3 बार, हाँ 3 बार नोड मिल रही, देखो टच कर रहा है ये एक्स एक्सिस को, आरपीएफ 0 हो रहा है 3 बार, बीच में 3 नोड है। 3s के केस में यहां तक, 3s के केस में तो 2 ही नोड होगी, मतलब 3s के लिए ये वाला ग्राफ वैलिड नहीं होगा। जी हाँ, क्या 6d के लिए ऐसा हो सकता है, d की शुरुआत होती है 3d से, 3d 4d 5d 6d, ठीक है। अब देखिए कितनी बार गैप आया, 1 2 3, अरे कितनी बार गैप आया है, कितने आदमी थे, कितनी बार गैप आया है, 3 बार गैप आया है, तो 3 रेडियल नोड इस केस में भी होंगे। कहने की बात यह है, कहने की बात यह है कि एस के लिए भी वैलिड होगा, हाँ 3 बार गैप जहां जहां पर आएगा, 3 रेडियल नोड जहां जहां पर भी होंगे, सिमिलर कर्वेचर ग्राफ का मिल रहा होगा, आरपीएफ वर्सेस आर ग्राफ का मिल रहा होगा। ये जो चुटिया है ये बढ़ती जाएगी, हाइट इसकी ज्यादा हो जाएगी, आप जानते हैं आरपीएफ के ग्राफ में ऐसे ही होता है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। एंगुलर प्रोबेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन थीटा एंड फाई, थीटा एंड फाई, ये क्या कहना चाह रहा है, ऐसा कुछ कहीं सुना तो नहीं आज तक। थीटा फाई, थीटा फाई बेसिकली ओरिएंटेशन की बात करता है, किसकी बात करता है, थीटा फाई ओरिएंटेशन की बात करता है, मतलब जो ऑर्बिटल डायरेक्शनल बिहेवियर, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बड़ी महंगी बात मैं आपसे कर रहा हूं, 2000 रुपए की बात है, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत जबरदस्त बात, महंगी बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं। ये ऐसी बातें नॉर्मली होती नहीं है, इसके लिए माहौल बनाना पड़ता है, और माहौल बना हुआ है तो ठीक है, फिर मौके पर चौका लगा देते हैं। थीटा और फाई की बात कर रखी है, मतलब यहां कुछ एंगल वेंगल की डायरेक्शंस की बात कर रखी है, तो यहां बोल रखा है एंगुलर प्रोबेबिलिटीज डिपेंडेंट ऑन थीटा एंड फाई, मतलब ये डायरेक्शनल बिहेवियर की बात कर रहा है, थीटा फाई की बात कर रहा है, इनडायरेक्टली ये डायरेक्शनल बिहेवियर की बात कर रहा है। तो आप बताइए डायरेक्शनल बिहेवियर किस केस में होता है, थीटा फाई की बात कहां होगी जहां डायरेक्शनल बिहेवियर होगा, ये तो नॉन डायरेक्शनल है, एस तो नॉन डायरेक्शनल है, यहां थीटा फाई की बात नहीं होगी, तो नॉन डायरेक्शनल होता है, सारे बच्चे जानते हैं। ये डायरेक्शनल होता है, हाँ ये डायरेक्शनल होता है, ये डायरेक्शनल होता है, ये एस है, हाँ ये भी, हर एस नॉन डायरेक्शनल होता है, ये नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शन, अरे फैला हुआ होगा हर डायरेक्शन में एस, तो गोलू मोलू होगा, अरे गोला होता है ना एस, ठीक है ना, स्फेरिकल शेप होती है ना, हर डायरेक्शन में फैला रहेगा, नॉन डायरेक्शनल बिहेवियर होता है एस का। जानते हो नहीं जानते आप लोग ये वाली बात, अगर ये वाली बात आप जानते हो तो फिर तो कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। तो नॉन डायरेक्शनल बिहेवियर शो करता है कौन, एस, ठीक है, कोई भी एस हो। आगे देखिए 6dxy, डी है, डी तो भैया डायरेक्शनल होता है, हाँ डी डायरेक्शनल होता है, ये नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, डी होता है डायरेक्शनल, डी इज डायरेक्शनल, हाँ ये डायरेक्शनल है। तो थीटा फाई पर
कहानी कहां डिपेंडेंट होगी? जहां डायरेक्शनल बिहेवियर होगा, और डायरेक्शनल बिहेवियर तो Q एंड S में दिए गए ऑर्बिटल्स के केस में होगा, यानी इसका आंसर Q और S हो जाएगा। Q और S हो जाएगा इसका आंसर, हाँ ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, एटलीस्ट वन एंगुलर नोड इज प्रेजेंट। याद है एंगुलर नोड क्या होता है? एंगुलर नोड इज नोडल प्लेन। अभी तक जो हम बात कर रहे थे ना, ये रेडियल नोड्स की बात कर रहे थे, जो गैप आ जाएगा बीच में, ये जो बात हो रही थी ग्राफ के अंदर, ये रेडियल नोड्स की बात हो रही थी। बच्चा ये किसकी बात हो रही थी? रेडियल नोड्स की बात हो रही थी। ये जो बातें हमने की ना, ये प्यारी प्यारी बातें, जो हसीन बातें हमने की हैं, ये रेडियल नोड्स की बातें की है। ये हमने रेडियल नोड्स की बातें की है। और ये वाले भी जो जबरदस्त धमाकेदार बातें हमने की हैं, बेहतरीन बातें जो हमने की हैं, ये वाली भी रेडियल नोड्स के लिए की। किसके लिए की है? रेडियल नोड्स के लिए की है। बोलो बात हजम हुई कि नहीं हुई? अरे बात हजम हुई कि नहीं हुई? अब बात हो रही है एंगुलर नोड की, रेडियल की नहीं। किसकी बात हो रही है? अब बात हो रही है एंगुलर नोड्स की। एंगुलर नोड्स का मतलब नोडल प्लेन, प्लेन ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाइसेक्टिंग दी ऑर्बिटल। हाँ, जो ऑर्बिटल को बाइसेक्ट कर रहा हो और जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, ये नोडल प्लेन की बात हुई है, नोडल प्लेन की। एटलीस्ट एक प्लेन होना चाहिए। अब एस के केस में तो एक भी नोडल प्लेन नहीं होता है, सारे बच्चे जानते हैं। एस के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर मिलती है, एक ऐसा कोई जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का प्लेन पास ही नहीं हो सकता है। एस के केस में तो जीरो नोडल प्लेन, यानी एंगुलर नोड जीरो होगी। कितनी होगी? जीरो होगी। ठीक है। पी के केस में बात करें, पी के केस में बात की जाए, वन एंगुलर नोड मुझे दिखाई दे रही है, वन नोडल प्लेन मुझे दिख रहा है। खूबसूरत प्लेन देखिए, इस प्रकार से दो हिस्सों में बढ़ जाए। ये देखिए डंबल जो है ये टूट जाए, हाँ, आधा उस तरफ आधा इस तरफ, दो लोब्स अलग हो जाए। इमेजिन करो, यहां तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती नहीं, तो इस प्रकार से एक ऐसा प्लेन जो ऑर्बिटल को बाइसेक्ट कर रहा हो, दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा हो, और जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये प्लेन कैरी करता हो, हाँ यही प्लेन हो सकता है। दिस इज कॉल्ड नोडल प्लेन। क्या बोल देंगे इसको बच्चा? क्या बोल देंगे इसको? नोडल प्लेन बोल देंगे, नोडल प्लेन बोल देंगे। और नोडल प्लेन का ही दूसरा नाम होता है एंगुलर नोड। हाँ, पी में तो है, पी में है नोडल प्लेन। डी में क्या कहते हैं? डी में होगा नोडल प्लेन। सोचो 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 सोचो, दिमाग लगाने से कम नहीं होता, बढ़ता है उल्टा। तो लगाते रहो, नहीं तो डार्विन की थ्योरी जानते हो ना तुम लोग, पिछली क्लास में बताई थी, है ना? विलुप्त हो जाएगा दिमाग, यूज नहीं करोगे तो। ये देखो डी के केस में दो नोडल प्लेन मिल रहे हैं, जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले दो प्लेन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, नोडल प्लेन है। हाँ, एटलीस्ट एक होना चाहिए भैया, मुबारक हो। यहां तो एक से ज्यादा ही है, कम नहीं है, ज्यादा ही है। तो नोडल प्लेन यहां भी है, यानी नोडल प्लेन पी के केस में होगा, डी के केस में होगा। तो क्या कहते हैं आप लोग? क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा Q एंड S। जी हां, Q एंड S आंसर हो जाएगा, Q एंड S आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चेक कर लें एक बार, क्या हम बिल्कुल सही तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर पाए हैं? ये देखो, ये भीड़ भाड़ वाले इलाके में इसका आंसर, ये लो सेपरेट कर दिया मैंने। क्या ये आंसर हमारे आंसर से मैच हो रहा है? वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ठीक है? ज्ञान भी मिलेगा और भी बहुत कुछ मिलेगा जीवन में, ठीक है? ज्ञान भी मिलेगा और भी काफी कुछ मिलेगा रे। चलिए आगे चलते हैं बच्चा पार्टी, आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमने स्कोडिंगर वाले पार्ट को फिनिश कर लिया। नोड वोड की कहानी हमने देख ली। साई का फंक्शन दे रखा हो तो उस फंक्शन के साथ
किस प्रकार से हम डील कर पाएंगे, ठीक है, वो देख लिया। उसको तो 0 से 1 वेट करना है, जो भी प्लस माइनस की फॉर्म में दिया है, ठीक है ना, वो 0 से 1 वेट होकर अपने आप आपको कंडीशन प्रोवाइड कर रहा होगा, कंडीशन आपको परोसने का काम कर रहा होगा। आपको बस उस फंक्शन को 0 से 1 वेट करना है। नोड वगैरह की कहानी आप जानते हैं, रेडियल एंगुलर नोड, है ना। थ्योरी लेक्चर अटेंड करें, फिर प्रैक्टिस करेंगे, मजा भी आएगा, सारी बातें दिल और दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगी। तो स्कोडिंगर के साथ हमारी सेटिंग बिल्कुल मस्त हो गई है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ बातें कर लें, ठीक है, कुछ बातें तुच्छ बातें नहीं, कुछ बातें कर लें, ठीक है। जैसे पीरियोडिक टेबल का आपको आइडिया होगा, पीरियोडिक टेबल किस प्रकार से होती है, वैसे अगला चैप्टर पीरियोडिक टेबल ही है, ठीक है। तो चलें फिर, चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।